नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी का विषय है द्विवेदी युगीन काव्य। द्विवेदी युगीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। द्विवेदी युगीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। लगातार प्रश्नोत्तरी आपको दी जा रही है। प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट भी हमें शेयर करें कि आपको और क्या क्या विषय से प्रश्नोत्तरी चाहिए, किस विषय पर हम नए वीडियो लेकर आएँ, यह भी आप हमें बता सकते हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, धाराधर धावन। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्य अनुवाद किस कवि ने किया? तो यहाँ पर 4 कवियों का नाम दिया गया है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत कविता का अनुवाद किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर धाराधर धावन शीर्षक से जो कविता लिखी है, पद्य अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो आपको ध्यान से देखना है। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। यहाँ पर भी 4 नाम दिए गए हैं जिसमें से सही विकल्प है अ ए अर्थात डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी सही विकल्प है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष दिया गया? 1915 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1910 ईस्वी। यहाँ पर गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में उनको पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर गीता रहस्य की बात की जा रही है। तो गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य के रचयिता कौन है? तो गीता रहस्य के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस तरह से गीता रहस्य के रचयिता हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। इस तरह से यहाँ देखें तो सरस्वती का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो सरस्वती का प्रकाशन 1893 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1893 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सही विकल्प है 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। 1893 गलत है, 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से, कलकत्ता से। यहाँ पर प्रकाशन पूछा गया है इलाहाबाद से, काशी से, कानपुर से, कलकत्ता से। पहले काशी से होता था, बाद में इलाहाबाद से होने लगा। पहले इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? काशी से। सर्वप्रथम काशी से 1900 में काशी से शुरू हुआ था और बाद में यह प्रकाशन इलाहाबाद से होने लगा। तो यहाँ पर कहाँ से होता था? तो आपका काशी विकल्प सही आएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार किस वर्ष संभाला? 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। अब यहाँ दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे 1903 ईस्वी में संभाला। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 1903 ईस्वी में टीजीटी पीजीटी में ज़्यादातर यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन का कार्यभार 1903 ईस्वी में संभाला। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? है कविते, यहाँ एक मात्रा अधिक लग गई है, इसको है कविते पढ़ेंगे। है कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1903 में, 1902 में, 1900 में, 1905 में। तो हे कविते कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में हे कविते प्रकाशित हुई। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 1900 में हे कविते प्रकाशित हुई। 1900 में हे कविते कब प्रकाशित हुई? 1900 में। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रारंभिक संपादकों में कौन थे? तो इस तरह से आपका यहाँ जो नया प्रश्न है, सरस्वती के प्रारंभिक संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर जी थे। श्याम सुंदर दास सरस्वती के प्रारंभिक संपादकों में एक थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? चिंतामणि घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। सरस्वती के संपादक या प्रकाशक कौन थे? अब यहाँ पर प्रकाशक की बात की गई है, सरस्वती के प्रकाशक, तो प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष सरस्वती के प्रकाशक थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र। संपत्ति शास्त्र। अब संपत्ति शास्त्र जब पूछा जाए तो आपको तुरंत समझ लेना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है संपत्ति शास्त्र। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1893 ईस्वी। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, 1893 में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, प्रयाग। अब हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? तो प्रयाग में स्थापित की गई। यह कहाँ स्थापित की गई? प्रयाग में। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। अब इसमें से कौन नहीं है? तो आपको ध्यान से देखना है कि इसमें कौन नहीं था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? संस्थापकों में कौन नहीं थे? संस्थापकों में महावीर प्रसाद जी नहीं थे। इसमें कौन थे? राम श्याम शिव। राम श्याम शिव थे। शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे। इस तरह से राम श्याम शिव थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्नेही किस कवि का उपनाम है? स्नेही गोपाल सिंह, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम सुंदर दास। अब स्नेही उपनाम, इस तरह से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, उपनाम भी पूछे जाते हैं। तो स्नेही उपनाम किसका था? गया प्रसाद शुक्ल का नाम स्नेही था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
इस तरह से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, निबंध पहले किसमें प्रकाशित हुआ? कविता क्या है, निबंध कहाँ प्रकाशित हुआ? चिंतामणि में, सरस्वती में, इंदु में, समालोचना में। तो ये रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध पहले, कविता क्या है, निबंध पहले पहल किसमें प्रकाशित हुआ? तो पहले पहल सरस्वती में प्रकाशित हुआ। कहाँ प्रकाशित हुआ? सरस्वती में। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि और कविता किस निबंध, किसका निबंध है? कवि और कविता किसका निबंध है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। कवि और कविता किसका निबंध है? तो आप ध्यान से देखें, कवि और कविता किसका निबंध है? कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कवि और कविता, कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो आपको यहाँ पर सी विकल्प सही कर लेना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। अब द्विवेदी युग की भाषा अगर पूछें तो द्विवेदी युग की भाषा क्या थी, प्रमुख भाषा क्या थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख भाषा खड़ी बोली थी। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला नाम है, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद के, प्रगतिवाद के। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नाथूराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के कवि हैं। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को सुशोभित किया गया? उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु उपाधि से किसको सुशोभित किया गया? तो यहाँ पर सही विकल्प है, नाथूराम शर्मा शंकर को सुशोभित किया गया। बाल मुकुंद गुप्त को नहीं, श्रीधर पाठक को नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को नहीं। डी विकल्प आपका सही हो रहा है। नाथूराम शर्मा शंकर को सुशोभित किया गया भारतेंदु प्रगेंदु उपनाम से। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्ति कविता लिखते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। द्विवेदी युग के कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्ति कविता लिखते थे? नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पर आप सही ध्यान से देखें, द्विवेदी युगीन कौन से कवि अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण अगर कविता की बात की गई है तो अतिशयोक्तिपूर्ण कविता नाथूराम शर्मा शंकर जी लिखते थे। अतिशयोक्तिपूर्ण कविता कौन लिखता था? नाथूराम शर्मा शंकर जी लिखते थे। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सरस्वती में, वैश्योपकारक में, वैश्योपकारक में, हितवाड़ी में, कर्मयोगी में। अब यहाँ पर देखने की बात है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं कहाँ छपती थी? तो उनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में छपती थी। बी विकल्प सही हो जाएगा। वैश्योपकारक में छपती थी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? निम्न कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु को, मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक थी रंग में भंग। रंग में भंग प्रथम पुस्तक उनकी है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? पंचवटी, जय भारत, प्लासी का युद्ध, भारत भारती। तो उनको जो
राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई भारत भारती के आधार पर दी गई है, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत भारती के आधार पर उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? मैथिली शरण गुप्त ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? तो गुप्त जी ने 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? श्रीधर पाठक को, मैथिली शरण गुप्त को, बाल मुकुंद गुप्त को, राम नरेश त्रिपाठी को? किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा, श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, अयोध्या में, चिरगांव झांसी में, कानपुर में? तो आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। चिरगांव झांसी में, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण किस कवि का उपनाम है? रामचरित उपाध्याय का, राम नरेश त्रिपाठी का, राय देवी प्रसाद का, श्रीधर पाठक का? तो यहाँ पर राय देवी प्रसाद का नाम, राय देवी प्रसाद पूर्ण जाना जाता है, उनको बुलाया जाता है राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो पूर्ण किसका नाम हुआ? राय देवी प्रसाद का। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रभाकर द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सोहन लाल द्विवेदी का? तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, आपको वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, अथवा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप निःशुल्क पीडीएफ ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका कमेंट हमेशा स्वीकार्य है। आप कभी भी हमें कोई भी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।